हेलो फ्रेंड्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मैं राजन राज, स्वागत है आपका इंडियन साइंटिफिक पे। मानव जाति के इतिहास का सबसे बड़ा और क्रूर युद्ध छिड़ चुका था। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय लोगों से बिना परामर्श किए भारत को युद्ध में एक पक्ष बना दिया था। फांसीवादी देशों को आक्रामक और विस्तारवादी नीतियों के कारण द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया, जो सितंबर 1939 में शुरू हुआ, जब हिटलर की सेनाओं ने पोलैंड पर आक्रमण किया। राष्ट्रवाद फांसीवाद के खतरे से अवगत थे, इसलिए उन्होंने चीन के लोगों को अपना समर्थन दिया था। फांसीवाद का मतलब था जिसमें एक देश एक राज्य में बदलने के लिए एक देशभक्तिपूर्ण तानाशाही का निर्माण करना चाहता हो, जो अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करेगा और राष्ट्र के संस्कृति के भीतर सामाजिक संबंधों को नियंत्रित करेगा। फांसीवाद सामूहिक लाभबंदी के अनुकूल रवैये और समर्थन को आकर्षित करने के लिए सत्तावादी नेतृत्व को बढ़ावा देता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पराजित जर्मनी ने 28 जून 1919 के दिन वर्षा की संधि पर हस्ताक्षर किए। इसकी वजह से जर्मनी को अपनी भूमि का एक बड़ा हिस्सा से हाथ धोना पड़ा और दूसरे राज्यों पर कब्जा करने की पाबंदी भी लगा दी गई। उनकी सेना का आकार सीमित कर दिया गया और भारी क्षतिपूर्ति थोप दी गई। रूसी क्रांति और महामंदी जैसी घटना के परिणाम स्वरूप युद्ध के बाद यूरोप में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था, विशेष रूप से इटली और जर्मनी को। नतीजतन जर्मन सरकार वर्षा संधि के तहत युद्ध की क्षतिपूर्ति का भुगतान करने में असमर्थ थी। जर्मनी को अपने कर्ज का भुगतान कराने के लिए मजबूर करने के प्रयास में फ्रांस ने रूहर घाटी पर आक्रमण कर दिया। इस तरह के घटनाक्रम ने हिटलर और उसकी नाजी पार्टी को एक फांसीवादी शासक के रूप में प्रस्तुत कर दिया। वर्षा की संधि को जर्मनी पर जबरदस्ती थोपा गया था। इस कारण एडोल्फ हिटलर और जर्मन के अन्य लोग इसे अपमानजनक मानते थे और इस तरह यह संधि द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों में से एक था। स्पेन, इथियोपिया और अन्य देश जिन्होंने फांसीवादी शक्तियों के हाथों कष्ट सहे थे, उन्हीं लोगों ने युद्ध के बढ़ते खतरे के बारे में आगाह किया था और घोषणा किया था कि दुनिया में शांति और प्रगति के लिए फांसीवादी और साम्राज्यवाद दोनों का अंत आवश्यक है। भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन ने पश्चिमी साम्राज्यवादी देशों के उस रवैये की भी निंदा की थी, जो जर्मनी और इटली जैसे फांसीवादी देशों को उखाड़ फेंका। भले ही फांसीवादी देश भारतीय लोगों पर शासन करने वाले ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन भारतीय लोग जानते थे कि फांसीवादी देश उनके मित्र भी नहीं हो सकते। भारत के लोग जानते थे कि कोई भी ऐसा देश नहीं है जो सुरक्षित रह सकते हैं अगर फांसीवादी देश जीतता है तो। हालांकि भारतीय लोग ब्रिटेन के गुलाम थे, जिसके कारण उनसे बिना पूछे उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में खींच लिया गया, जिसके कारण कांग्रेस ने मांग किया कि तुरंत एक राष्ट्र सरकार का गठन किया जाना चाहिए और ब्रिटेन को यह वादा करना चाहिए कि युद्ध समाप्त होते ही भारत को स्वतंत्र किया जाएगा। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को पूरा करने से इनकार कर दिया और यह स्पष्ट था ब्रिटेन अपने जीते हुए साम्राज्यवादी उद्देश्य के लिए युद्ध लड़ रहा था। नवंबर 1939 में प्रांत में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। भारत को युद्ध में घसीटे जाने के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में हड़तालें और प्रदर्शन हुए। मार्च 1940 में कांग्रेस ने अपना अधिवेशन रामगढ़ में आयोजित किया। उस समय मौलाना अबुल कलाम आजाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की और निर्णय किया वह इस पर दबाव डालने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन बेसिकली अहिंसक विरोध करने का एक तरीका था। जैसा कि दांडी यात्रा के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन 24 दिनों तक चला था, जो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश सरकार के कारण नमक पर टैक्स लगाने के खिलाफ अहिंसक विरोध अभियान के रूप में चला था। अक्टूबर 1940 में कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, जिसमें कांग्रेस के द्वारा चुने गए सत्याग्रही को अकेले सार्वजनिक जगह पर जाकर युद्ध के विरोध में भाषण देना होगा और वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। इस आंदोलन के लिए चुने गए पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। थोड़े ही समय में लगभग 25,000 सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। इनमें कांग्रेस के अधिकांश प्रमुख नेता शामिल थे। इनमें श्री कृष्णा सिन्हा, जो आजाद भारत में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने, और सी राजगोपालाचारी, जो मद्रास से थे, वे स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल बने। इसी बीच दुनिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे। जून 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेवी बेस पर हमला किया। इसके साथ ही ये दोनों देश भी युद्ध में कूद पड़े। फांसीवादी देशों के खिलाफ लड़ने वाले देशों ने अपना
उद्देश्य स्पष्ट रूप से पूरी दुनिया के सामने रखा था। सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सभी लोगों को अपने लिए सरकार का वह रूप चुनने के अधिकार के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया जिसके तहत वो रहेंगे। इस प्रकार यह युद्ध सभी देशों की स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए एक महान संघर्ष बन गया। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा किया कि आत्मनिर्णय का सिद्धांत भारत पर लागू नहीं होता। जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम जैसे भारतीय राष्ट्रवादी नेता जिन्होंने मानवता के दुश्मन के रूप में फांसीवाद की निंदा की, उन्होंने कहा कि एक बार जब वे अपने देश की सरकार पर नियंत्रण कर लेंगे तो भारत के लोग भी फांसीवाद के खिलाफ लड़ाई में शामिल होंगे। हालांकि युद्ध की समाप्ति के बाद भी ब्रिटिश शासन ने स्वतंत्रता का वादा करने से इनकार कर दिया। 1942 ईस्वी की शुरुआत में युद्ध की स्थिति ने ब्रिटिशों को भारतीय नेताओं के साथ बातचीत शुरू करने के लिए मजबूर कर दिया। दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में ब्रिटिश सेना को जापानी सेना के हाथों भारी हार का सामना करना पड़ा। जापानियों ने भारत के कुछ हिस्सों पर हवाई हमले भी किए। इसी समय एक ब्रिटिश मंत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए भारत आए। दूसरे विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र हारने लगे थे जैसे कि अमेरिका, रूस और चीन, इसलिए इस स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत आए थे जिसे क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता। हालांकि ये वार्ता विफल रही। अंग्रेज वास्तव में राष्ट्रीय सरकार के गठन के लिए सहमत होने को तैयार नहीं थे। हालांकि वे एक संविधान सभा की मांग पर सहमत हुए, लेकिन उनका कहना था कि सभा में भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व राजकुमारों के नामांकित व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा और राज्य के लोगों का इसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा। भारतीय प्रतिनिधियों ने क्रिप्स मिशन के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और क्रिप्स मिशन असफल हो गया। अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन के विफल होते ही 4 महीनों से भी कम समय में आज़ादी के लिए भारतीय जनता का तीसरा महान जनसंघर्ष शुरू हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बॉम्बे में एक बैठक किया और बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में यह घोषणा किया गया, भारत में ब्रिटिश शासन का तत्काल अंत भारत के हित में है। दूसरी तरफ स्वतंत्रता और लोकतंत्र के उद्देश्य की सफलता के लिए जो एक तत्कालिक आवश्यकता थी, जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र के देश जर्मनी और इटली जैसे फांसीवादी देश से लड़ रहे थे। कांग्रेस के प्रस्ताव में भारत से ब्रिटिश सत्ता की वापसी का आह्वान किया गया और कहा गया था, भारत जब एक बार आज़ाद हो जाएगा तो भारत अपने सभी संसाधनों के साथ उन देशों के पक्ष में युद्ध में शामिल होगा जो देश फांसीवादी और साम्राज्यवादी आक्रामकता से जूझ रहे थे। कांग्रेस के प्रस्ताव में देश की आज़ादी के लिए यथासंभव व्यापक पैमाने पर लोगों को अहिंसक आधार पर जन आंदोलन में भाग लेने को कहा। प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी ने अपने भाषण में कहा, एक छोटा सा मंत्र है जो मैं आप लोगों को देता हूं, आप लोग इस मंत्र को दिल में बैठा लो। वो मंत्र था, करो या मरो। गांधी जी का कहना था, हम या तो स्वतंत्र होंगे या फिर मारे जाएंगे भारत छोड़ो आंदोलन में। और फिर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय लोगों के लिए यह नारा बन गया था, करो या मरो। 9 अगस्त 1942 की सुबह सुबह कांग्रेस के अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें देश के विभिन्न हिस्सों की जेलों में बंद कर दिया गया और कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देश के हर हिस्से में हड़तालें और जुलूस निकाले गए। हर क्षेत्र में गोलीबारी, लाठीचार्ज और गिरफ्तारी हुई। लोग गुस्से में हिंसक गतिविधियों पर उतर आए। लोगों ने सरकारी संपत्ति पर हमला किया, रेलवे लाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया और डाक एवं तार को बाधित कर दिया। ब्रिटिश पुलिस के साथ झड़प हुई। सरकार ने आंदोलन के बारे में समाचारों के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दिया। कई अखबारों ने प्रतिबंध के आगे झुकने के बजाय अपने प्रेस को ही बंद करने का फैसला लिया। 1942 के अंत तक लगभग 60,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया था और सैकड़ों लोग मारे गए थे। मारे गए लोगों में कई छोटे बच्चे और बूढ़ी औरत भी शामिल थी। जैसे कि बिहार के पटना के जुलूस में भाग लेने के दौरान 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 7 छात्रों को पटना सचिवालय पर झंडा फहराने के दौरान पुलिस ने गोली मारकर हत्या कर दिया, मजिस्ट्रेट W.G. ऑर्थर के आदेश पे, और सैकड़ों अन्य लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। देश के कुछ हिस्सों में जैसे उत्तर प्रदेश में बलिया, बंगाल में तमलुका, महाराष्ट्र में सतारा, कर्नाटक में धारवाड़ और उड़ीसा में बालसोर ब्रिटिश शासन से मुक्त हो गया और वहां के लोगों ने अपनी सरकार बना ली। जयप्रकाश नारायण, अरुण असफ अली, S.M. जोशी, राम मनोहर लोहिया और अन्य द्वारा आयोजित क्रांतिकारी गतिविधियों लगभग पूरे युद्ध की अवधि के दौरान जारी रही। युद्ध के वर्ष भारत के लोगों के भयानक पीड़ा का समय था। ब्रिटिश सेना और पुलिस के दमन से हुई दुर्दशा के अलावा बंगाल में भयानक अकाल पड़ा जिसमें 30 लाख लोग मारे गए। ब्रिटिश सरकार ने भूख से मर रहे लोगों में राहत
देने में बहुत कम दिलचस्पी दिखाई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्वतंत्रता के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण विकास हुआ, जो था आजाद हिंद फौज का गठन, जिसे भारतीय राष्ट्रीय सेना या INA के रूप में भी जाना जाता था। रास बिहारी बोस एक भारतीय क्रांतिकारी थे जो भारत से भाग गए थे और कई वर्षों से जापान में रहते हुए दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में रहने वाले भारतीयों के सहयोग से भारतीय स्वतंत्रता लिंग की स्थापना की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना के हजारों सैनिकों को जापान ने बंदी बना लिया था। तब रास बिहारी के द्वारा बनाई गई भारतीय स्वतंत्रता लिंग ने भारत को ब्रिटिश मिशन को भारत भेजा गया था। कैबिनेट मिशन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों से बातचीत की। मिशन ने सांप्रदायिक दंगा को रोकने के लिए हिंदू मुस्लिम के बीच सत्ता साझेदारी की योजना बनाई। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना भारत के साथ रहना चाहते थे, लेकिन वो संविधान में मुसलमानों को विशेष राजनीतिक संरक्षण की गारंटी भी चाहते थे। मुस्लिम लीग ने तर्क दिया कि अंग्रेज के चले जाने के बाद भारत एक हिंदू राष्ट्र में बदल जाएगा। मुस्लिम लीग के इस तर्क को अंग्रेज ने समर्थन किया। आरंभिक बातचीत के बाद मिशन 16 मई 1946 को नई सरकार के गठन का प्रस्ताव रखा। संविधान सभा में 389 सीटें रखी गई, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि, 4 कमिश्नरी एवं 93 देसी रियासतें थी। अंतरिम सरकार का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को अलग देश बनाने को अपनी मांग पर जोर दिया। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए और वो भारत को 2 स्वतंत्र देश, भारत और पाकिस्तान में विभाजन करने की योजना प्रस्तुत की और अंग्रेज ने देश के 552 देसी रियासतों को 3 विकल्प दिया। पहला विकल्प था पाकिस्तान में मिल जाए, दूसरा विकल्प था या तो फिर भारत में मिल जाए, तीसरा और आखिरी विकल्प था या तो फिर खुद का स्वतंत्र देश बनवाए। इस काम में 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, सरदार पटेल, VP मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन। इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया था, किंतु 3 ऐसे राज्य थे जो भारत में विलय को तैयार नहीं थे, जिसमें से पहला राज्य हैदराबाद था। हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेजा, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया। इसी के तहत हैदराबाद को 17 सितंबर 1948 को भारत में मिला लिया गया। दूसरी रियासत थी जूनागढ़। गुजरात की एक रियासत थी जो पाकिस्तान में जाना चाहती थी, लेकिन सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर उसे भारत में मिला लिया। तीसरा राज्य जम्मू कश्मीर था, जहां की जनता मुस्लिम थी, लेकिन राजा हिंदू डोगरा शासक हरि सिंह थे। उन्होंने कहा, हम ना भारत में रहेंगे ना पाकिस्तान में रहेंगे, हम खुद का स्वतंत्र देश बनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब तक पाकिस्तानी आतंकवादियों का घुसपैठ करा दिया गया था। जब हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, तब हरि सिंह पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास आए और सरदार पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर कश्मीर को भारत का हिस्सा बना लिया। इन सभी देसी रियासतों को मिलाकर भारत का निर्माण किया गया। इंडिया, August 15, 1947. In a moment, the story. जो शुरू से ही भारत के एकजुट के आजादी के पक्ष में थी, भारत के विभाजन के लिए सहमत हो गई। कांग्रेस 2 राष्ट्रों के सिद्धांत को खारिज कर दिया, लेकिन यह महसूस किया कि स्वतंत्रता प्राप्त करने और स्थिति को और अधिक बिगड़ने से रोकने के लिए विभाजन के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लाखों लोग बेघर हो गए थे। भारत के इतिहास में निर्दोष लोगों की ऐसी निर्मम हत्या पहले कभी नहीं हुई थी। इन घटनाओं से गांधी जी को भयानक पीड़ा हुई, जिन्होंने अपना जीवन हिंदू मुस्लिम एकता के लिए समर्पित कर दिया था। उन्हें दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करना पड़ा। 1946 में बंगाल, बिहार, बम्बई और अन्य जगह पर दंगे हुए थे, जिनमें हजारों हिंदू और मुस्लिम मारे गए थे। विभाजन की घोषणा के बाद और अधिक दंगे हुए। खासकर पंजाब में कुछ ही महीने में लगभग 5 लाख लोग मारे गए, जिनमें हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल थे। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।